मैं मुश्ताक अहमद आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ आज फिर एक नए मुद्दों को लेकर और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं पुनर्जागरण के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पुनर्जागरण को इंग्लिश में रेनेसां कहते हैं। इसकी शुरुआत यूरोप में हुई और इसने यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत इटली से हुई और इटली से यह फैलते हुए यूरोप में फैला और यूरोप से फैलते हुए पूरी दुनिया में फैल गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि पुनर्जागरण के बारे में जाना जाए, क्या इसका अर्थ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी ख़ास बातें क्या हैं। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। पुनर्जागरण एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है पुनर्जन्म या फिर से जागना। इसका अर्थ ये हुआ कि एक बार हम पहले जाग चुके हैं। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो यूरोप के लोगों ने अपने पुरानी जो सभ्यताएं थी उनको दोबारा से पुनर्जागृत किया, उनके बारे में अध्ययन करना शुरू किया। जैसा कि आपको पता है कि यूनानी सभ्यता यूरोप की बहुत ही प्राचीन और बहुत ही उत्कृष्ट किस्म की सभ्यता थी, जिसमें सुकरात, प्लेटो जैसे बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, अरस्तु जैसे विद्वान पैदा हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने ज्ञान के माध्यम से उज्ज्वलित किया। मध्यकालीन यूरोपीय समाज को अंधकार का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में दो संस्थाओं ने बड़े स्तर पर समाज का शोषण किया। पहली संस्था थी चर्च, यानी धर्म के आधार पर समाज में पाखंडों को जन्म दिया गया और समाज में एक रूढ़िवादिता की स्थिति पैदा हो गई, जिसकी वजह से समाज में भटकाव देखा गया। दूसरा जो संस्था थी उसको हम सामंतवाद कहते हैं, जिसने समाज को विभाजित कर दिया था राजनीतिक आधार पर और सामाजिक आधार पर, यानी समाज में विभेदीकरण पैदा हो गया और मैनर जैसी व्यवस्था थी जो शोषण का प्रतीक थी। वहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे जो कि आपस में बड़े स्तर पर युद्ध करते थे और समाज में तनाव की स्थिति बनी रहती थी। इस तरह से यूरोप में प्रगति का रास्ता रुक सा गया था। लेकिन उसी यूरोप में 13वीं शताब्दी में माहौल बदलना शुरू हुआ और वहाँ पर पुनर्जागरण का जन्म हुआ। वहाँ पर जो समाज में प्रचलित सदियों से जो बेड़ियाँ जिन्होंने समाज को जकड़ रखा था उनको तोड़ना शुरू किया और समाज में एक नई ताजगी और एक नई रोशनी और एक नया जागरण पैदा हुआ, जिसको हम पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण को यूरोप में मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि पुनर्जागरण ने जिन मूल्यों को जन्म दिया था उन्होंने जनता को गहरे रूप से प्रभावित किया। पुनर्जागरण में सांसारिकता को बढ़ावा दिया गया, यानी इस संसार को साध्य मानना, इस संसार में अच्छे कार्य करना, इसको रहने लायक जगह बनाना और इस संसार में अपना कंट्रीब्यूशन करना, अपने जीवन को सार्थक बनाना, यानी अपने जीवन में ऐसे कार्य करना जिससे कि हम एक मिसाल कायम कर सके अपने व्यक्तित्व की। यूरोपीय समाज में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया, यानी धर्म व्यक्ति के जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन धर्म को पाखंड या अंधविश्वास का आधार नहीं बनाया जा सकता, यानी धर्म को दूसरों पर भी नहीं थोपा जा सकता। इसके साथ साथ समाज में पारलौकिकता के स्थान पर इहलौकिकता को बढ़ावा दिया गया, यानी इसी जीवन को अच्छा बनाने पर बल दिया गया और इस जीवन को मूल्यवान बनाने की कोशिश की जाने लगी। यूरोपीय समाज में धीरे धीरे तर्कवाद को बढ़ावा मिला। तो तर्क के आधार पर सामंती और चर्च के मूल्यों को चुनौती दी गई और उन मूल्यों को धीरे धीरे उनका समापन हुआ और यूरोप में तर्क के आधार पर एक नए समाज का निर्माण हुआ, जिसमें वैज्ञानिकता और प्रयोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। शिक्षा समाज का मुख्य अंग बन गई और शिक्षा का आधार बहुत व्यापक हो गया। शिक्षा विभिन्न रूपों में निकलकर सामने आई। शिक्षा में अब रसायन शास्त्र को बढ़ावा दिया गया, भौतिकी को बढ़ावा दिया गया, शल्य चिकित्सा को बढ़ावा दिया गया, गणित को बढ़ावा दिया गया, खगोल शास्त्र को शामिल किया गया, तर्क विज्ञान को बढ़ावा दिया गया। इस तरह से शिक्षा ने समाज को बदल कर रख दिया। वैसे तो धीरे धीरे पुनर्जागरण का विस्तार होता गया और उसी का प्रभाव था कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई और मार्टिन लूथर के नेतृत्व में प्रोटेस्टेंटवाद यानी एक नए धर्म का उदय हुआ, जो कि ईसाई धर्म की एक शाखा आज भी है। इसके साथ साथ पुनर्जागरण का प्रभाव था कि यूरोप में 18वीं शताब्दी में प्रबोधन युग
का जन्म हुआ, जिसमें बड़े बड़े विद्वानों का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रभावित किया, जैसे कि वोल्टेयर, हॉब्स, लॉक, रूसो। इसके अलावा और बहुत सारे विद्वान थे जिनको आज भी हम आदर्श मानते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने की कोशिशें शुरू हुई और धीरे धीरे डेमोक्रेसी का आगमन हुआ। और डेमोक्रेसी आज का सबसे बेहतरीन किस्म का एक मॉडल माना जाता है राजनीति का, और उसी पर पूरी दुनिया आज जाने की कोशिश कर रही है, उसको लाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ वाणिज्यवाद आया, फिर उसके बाद पूंजीवाद आया। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया पूंजीवाद को फॉलो कर रही है और पूंजीवाद का प्रभाव है, क्योंकि 1991 में जब रूस का पतन हुआ तो उसके बाद पूरी दुनिया ने पूंजीवाद का रास्ता अपना लिया और आज लगभग पूरी दुनिया में पूंजीवाद का ही राज है, यानी पूंजीवाद का ही प्रभाव है। पुनर्जागरण का प्रभाव ही था जिसने पूरी तरह से समाज में नए विचारों को जन्म दिया और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो है वो धीरे धीरे उसका प्रसार हुआ और वो क्रांति जो है पूरे यूरोप में फैल गई और उसने साम्राज्यवाद को जन्म दिया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से अतिरिक्त उत्पादन हुआ और अतिरिक्त उत्पादन को खपाने के लिए नई मार्केट खोजी गई, जो कि उपनिवेशों के रूप में हमारे सामने निकल कर आई। और उपनिवेशवाद जो है वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में देखा गया। फिर बाद में चलकर कहीं न कहीं इन देशों का स्वतंत्रता आंदोलन चले और वो फिर आज़ाद हुए। पुनर्जागरण का प्रभाव था कि पूरी दुनिया में ज्ञान और विज्ञान का विस्तार हुआ और व्यक्ति के ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हमारे सामने आई और कला को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। इस तरह से पुनर्जागरण के उदय से आज तक लगातार कहीं न कहीं पुनर्जागरण का प्रभाव पूरे समाज पर रहा है। आज भी हम चेतना और जागरण के दौर से गुजर रहे हैं और पूरी दुनिया पर आज भी उसी तरह से पुनर्जागरण का प्रभाव हम देख सकते हैं।